वेलकम बच्चों, आपका अनलॉक साइंस पर आपका केमिस्ट्री एक्सपर्ट कमलेश यादव। मैं फिर एक बार आपके लिए चैप्टर सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3 लेकर उपस्थित हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंट सॉल्यूट्स की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसी भी सॉलिड सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी के बारे में, जिसको हम एक लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको फिर से एक बार सॉल्युबिलिटी का आइडिया दे दूं, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में दिया है। जिन लोगों ने मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं, उनको आप जरूर देखिए, ताकि आप इस टॉपिक को उससे अच्छे से रिलेट करके समझ पाए। मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट क्या होती है? द अमाउंट ऑफ द सॉलिड दैट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ अ लिक्विड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का अमाउंट कितना लेना है? 100 ग्राम। और उसमें किसी फिक्स टेम्परेचर पर जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाएगा, किस लिए? उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। उस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को, उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहेंगे हम उस लिक्विड सॉल्वेंट। फिर से मैं बता दूं आपको, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट which can be dissolved in 100 gram of a liquid solvent at given temperature to prepare saturated solution। बच्चों, किसी भी सॉलिड को जब हम एज ए सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं लिक्विड में, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कुछ बातों पर डिपेंड करती है, कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कौन से वो फैक्टर हैं जो किसी भी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट डालेंगे? जरा उसको देखते हैं। सबसे पहले है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसको जरा मैं और अच्छे से समझाऊं तो आप सबने सुना होगा लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका मतलब क्या है बच्चों? कि जिस सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, उस सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का नेचर मैच करना चाहिए। नेचर से क्या तात्पर्य? कि अगर सॉल्यूट पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही आसानी से डिसॉल्व होगा, लेकिन अगर वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाएगा तो नहीं डिसॉल्व होगा। जैसे कि हम बात करें सोडियम क्लोराइड, इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होगी, क्योंकि वाटर इसके नेचर से मैच कर रहा है। ये आयनिक कंपाउंड है और वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। जबकि जब आप सोडियम क्लोराइड को बेंजीन या ईथर में डिसॉल्व करने जाएंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो सॉल्वेंट है वो बेटा नॉन पोलर है। तो अगर पोलर सॉल्यूट को पोलर सॉल्वेंट में और नॉन पोलर सॉल्यूट को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाएगा, तो उस केस में सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। अगर किसी पोलर सॉल्यूट को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाएगा तो उस केस में उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। अब हम बात करते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा किसी भी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी में। अब ये जो टेम्परेचर है, इसका इंपैक्ट अमूमन इन जनरल कॉमनली हम ये देखते हैं कि जब हम किसी भी सॉल्यूशन में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें जो सॉलिड सॉल्यूट है उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए है कि अमूमन जब किसी भी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है तो वो प्रोसेस बेटा होता है एंडोथर्मिक, यानी कि उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, इसलिए उसको हम एंडोथर्मिक डिसॉल्यूशन कह सकते हैं। तो जब किसी सॉलिड सॉल्यूट को आप लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे और उसके लिए वो हीट की रिक्वायरमेंट शो करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। जैसे कि जब हम पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड को किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर इन सॉल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज हो जाएगी। कुछ ऐसे भी केसेस है जहां पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए जा रहे हैं, उनके डिसॉल्यूशन के दौरान उस सॉल्यूशन से हीट रिलीज होती है, हीट निकलती है। तो उस डिसॉल्यूशन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक डिसॉल्यूशन। जब हम किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं, उस प्रोसेस में हीट रिलीज हो रही है और आप और एक्स्ट्रा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है कि उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी।
लेकिन कॉमनली हमारे पास ऐसे सॉलिड सॉल्यूट हैं जिनका डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है, लार्ज स्केल में। तो ये कॉमन सी चीज हमको देखने को मिलती है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पर लिक्विड में बहुत इंपैक्ट नहीं है, ना के बराबर है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नजर नहीं आता। उसका कारण सीधा सा है, हम सभी को पता है कि सॉल्यूट अगर सॉलिड है या कोई भी सॉलिड सब्सटेंस वो हाईली इनकम्प्रेसिबल है, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। तो बच्चों ये आपने पढ़ा सॉलिड की सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड में और उसके वो फैक्टर जो उसकी सॉल्युबिलिटी को इंपैक्ट डालते हैं। आइए हम आगे पढ़ते हैं गैस की सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड में। आइए अब पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि किसी तरीके से सॉलिड का कैसे हम सॉल्युबिलिटी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं किसी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड सॉल्वेंट। देखें कैसे इस पर डिपेंड करेगी, किन चीजों पर। पहला नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की थी सॉलिड सॉल्यूट और सॉल्वेंट के केस में, यहां भी नेचर ऑफ गैस और सॉल्वेंट के नेचर पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस उसमें डिसॉल्व होती है और उसी के अनुसार उसकी सॉल्युबिलिटी इंपैक्ट करती है। अगर गैस का नेचर सॉल्वेंट से मैच करता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी उसमें बढ़ जाती है, नहीं मैच करता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी उसमें डिक्रीज हो जाती है। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। किसी भी गैस को जब आप किसी लिक्विड में डिसॉल्व करोगे तो हमेशा ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि जब गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व होती है तो हीट रिलीज होती है। उस कंडीशन में अगर टेम्परेचर बढ़ाई जाएगी तो सीधा सा बात है, आपको पता है कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इन जनरल because dissolution of gas in liquid is exothermic process, so when we increase temperature the solubility of gas in liquid will decrease. सबसे इंपॉर्टेंट इंपैक्ट जिस फैक्टर का होता है solubility of gas in liquid में, वो है उसका प्रेशर। हम सभी को पता है, हम सबने पढ़ा है बच्चों कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। तो प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए। हेनरी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसी भी गैस का उसके वेपर फेज में पार्शियल प्रेशर और सॉल्यूशन में उसके मोल फ्रैक्शन के बीच का रिलेशन स्टैब्लिश किया और उस रिलेशन को उन्होंने एक लॉ के फॉर्म में स्टैब्लिश किया जिसे हम कहते हैं हेनरीज लॉ। क्या बताया उन्होंने पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन के बारे में। ये लॉ कहता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। अगर हम मान लें कि जिस गैस को हम लिक्विड में डिसॉल्व करने जा रहे हैं उसका पार्शियल प्रेशर है P और उस सॉल्यूशन में उस गैस का मोल फ्रैक्शन है X गैस इज रिप्रेजेंटिंग द मोल फ्रैक्शन। तो अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ के नियम के अनुसार उस गैस का पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन में मौजूद उस गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मोल फ्रैक्शन क्या है, ये आपने क्लास 11th में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जब मोल कंसेप्ट पढ़ा होगा तो वहां बच्चों आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैंने अपने क्लास 11 के लेक्चर्स में मोल कंसेप्ट में मोल फ्रैक्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वो लेक्चर जरूर देख सकते हैं। मैं थोड़ा हिंट कर दूं, मोल फ्रैक्शन का मतलब है मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। यहां पर हमें जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है वो है गैस जो कि उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व की गई है। तो हाउ टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ द गैस डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन प्लस टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन जो कि मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा। तो फाइनली आपको ये समझ में आया कि हेनरी ने ये कहा कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर जो वेपर फेज में होगा वो उस गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्यूशन में। अगर आप इसको when you remove this proportionality
सिंबल यू गेट अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, आपको एक कांस्टेंट मिलेगा जिसका नाम दिया हेनरी ने, हेनरीज कांस्टेंट। इसको हम कहेंगे बेटा हेनरीज कांस्टेंट। ये जो KH है ये कहलाया हेनरी कांस्टेंट। अब ये जो हेनरी लॉ आपने पढ़ा, इसका हमारे आसपास के जीवन में क्या एप्लीकेशन है, कहां ये अप्लाइड फॉर्म में हम देख पाते हैं। आइए कुछ एप्लीकेशंस के बारे में जानते हैं हेनरी लॉ के। एक्वेटिक लाइफ, जो समुद्री जीवन है, जल जीवन है। आपने देखा है कि जल के अंदर बहुत से मछलियां, जीव जंतु रहते हैं और उनको ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो यू नो कि ऑक्सीजन इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, बट इन समर उनको प्रॉब्लम होती है। These animals feel problem, क्यों? When summer comes, temperature increases, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है और solubility decreases, तो उनको समर के सीजन में प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की solubility कम होने लगती है। एनॉक्सिया, एनॉक्सिया एक बीमारी है जो हाई एल्टीट्यूड में, जो हिल्स पर लोग रहते हैं उनमें पाई जाती है। क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे जब हम आगे जाते हैं बेटा, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ब्लड में कम होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा ऊपर जाने पर कम होने लगती है। तो जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो दैट सिचुएशन, दैट कंडीशन ऑफ द पर्सन इज नोन एज एनॉक्सिया। उस पेशेंट को जिस बीमारी है, उस बीमारी का नाम है एनॉक्सिया, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट कर सकती है। आगे हम बात करते हैं कार्बोनेटेड बिवरेजेस की। कोल्ड ड्रिंक सबसे कॉमन एग्जांपल, सभी लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो आप लोग। आप जैसे ही बॉटल को खोलते हो फिज आती है और आप देखते हो जो फिज जो बहुत तेज उसमें से वेपर्स निकलती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो सोडा वाटर में डिसॉल्व की जाती है। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ हेनरीज लॉ एप्लीकेशन। स्क्यूबा डाइवर्स, समुद्री गोताखोर, आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल पर देखा होगा या एनिमल चैनल पर देखा होगा कि समुद्र की तल में बहुत से लोग एक स्पेशल ड्रेस पहनकर जाते हैं समुद्र के तल के अंदर स्टडीज करने के लिए, डिस्कवरी करने के लिए। उनके साथ आपने देखा होगा वो अपने बैग में एक सिलेंडर लिए रहते हैं, एक मास्क पहने रहते हैं। वो सिलेंडर जो होता है वो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जैसे जैसे वो लो सी लेवल में जाते हैं, अंदर जाते हैं समुद्री गहराई में, ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाता है और नाइट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। वो नाइट्रोजन अपने अंदर इनहेल कर लेते हैं और जब सरफेस पर आते हैं तो नाइट्रोजन बबल्स के फॉर्म में बाहर आती है, जिसकी वजह से उनके ब्लड के अंदर नाइट्रोजन की कमी होने लगती है। ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, नाइट्रोजन निकलने लगता है, तो वो कंडीशन कहलाती है बेंड। उसमें बीच बीच में बेंड्स पड़ जाते हैं जो बहुत पेन करता है। उस बेंड को अवॉइड करने के लिए, वो बेंड ना बने उनके अंदर, इसीलिए वो अपने साथ एक सिलेंडर ले जाते हैं जिसमें हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। उसकी परसेंटेज आपको मैंने यहां लिखी है, 11.7% हीलियम, 56.2 नाइट्रोजन, 32.1% ऑक्सीजन मिली होती है। इस सिलेंडर की हेल्प से वो अपने ब्लड के अंदर नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन कंट्रोल कर पाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि हेनरी लॉ के हिसाब से हमने किस तरीके से किसी गैस की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड में समझा है। आइए अब हम समझते हैं लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। लिमिटेशन जाने से पहले थोड़ी कुछ जानकारी ले लेते हैं KH के बारे में, हेनरी लॉ कांस्टेंट के बारे में। ये कुछ मुख्य बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। हेनरी लॉ कांस्टेंट जो KH है, इसकी वैल्यू नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करेगी, क्योंकि नेचर से उसकी सॉल्युबिलिटी डिसाइड होगी। हायर द वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट एट पर्टिकुलर प्रेशर, अगर किसी पर्टिकुलर प्रेशर पर किसी भी गैस के लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो ये क्या इंडिकेट करेगी? ये इंडिकेट करेगी कि उस गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बहुत कम है। तीसरी तो मुख्य बात कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे KH की वैल्यू इंक्रीज करेगी, इससे फिर वही इंडिकेशन मिलेगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड में डिक्रीज करेगी। तो ये कुछ बातें हैं जो KH यानी कि हेनरी कांस्टेंट के बारे में हमें पता होनी चाहिए, आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। हेनरी लॉ की लिमिटेशंस क्या क्या है?
ये लो प्रेशर में फेवरेबल होता है। अगर हाई प्रेशर हुआ तो ये जो लॉ है वो बहुत एक्यूरेट काम नहीं करेगा। दूसरा, बहुत टेम्परेचर हाई नहीं चाहिए हमें, लेकिन बहुत लो टेम्परेचर भी फेवरेबल कंडीशन नहीं है हेनरी लॉज के लिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, गैस ना तो लिक्विड सॉल्वेंट से रिएक्ट करे, ना उसमें उसका डिसोसिएशन होना चाहिए और ना ही उसका एसोसिएशन। तो ये कुछ बातें थी हेनरी लॉ से रिलेटेड, उसके कांस्टेंट से रिलेटेड, उसकी लिमिटेशन से रिलेटेड। आइए इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। बच्चों न्यूमेरिकल है, ये बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। कई बार आप देखेंगे 10 इयर्स में अगर आप सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड दिस न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ। H2S अ टॉक्सिक गैस, एक H2S गैस है जो काफी टॉक्सिक होती है, जिसकी सड़े हुए अंडे की तरह से स्मेल आती है। H2S अ टॉक्सिक गैस विद रॉटन एग लाइक स्मेल इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। उसका इस्तेमाल एक क्वालिटेटिव एनालिसिस में किया गया। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर, अगर पानी में उस H2S गैस की सॉल्युबिलिटी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर कितनी है 0.195 m, स्मॉल m मींस मोलैलिटी, कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो उसके लिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट kh की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बच्चों अगर हम देखें तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट वी हैव टू नोट इट डाउन। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले वो वैल्यूज आप टैबुलेट कर लीजिए जो न्यूमेरिकल में प्रोवाइडेड है। अगर आप देखें तो यहां पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर दिया हुआ है। तो प्रेशर जो स्टैंडर्ड होता है दिस इज इक्वल टू 0.987 बार, और जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेना है हमें, आप सभी को पता है, दैट इज 298 केल्विन। खैर हमें यहां पर टेम्परेचर का कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन हमें प्रेशर का यूज है यहां पर। अब इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर इज 0.195 m, यानी कि 0.195 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज क्या है यहां पर सॉल्यूट H2S इज डिसॉल्व्ड in 1 kg of water, क्योंकि m क्या होती है मोलैलिटी, और आपको मैं याद दिला दूं, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर मोलैलिटी दी है तो सॉल्वेंट ऑटोमेटिक कितना हो गया 1 kg। तो यानी कि हमको यहां पर मास ऑफ H2O भी दिया हुआ है 1 kg, या इसी को हम कहेंगे 1000 ग्राम। सभी को पता है कि मोलर मास ऑफ वाटर क्या होता है 18, 16 प्लस 2 ऑफ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के एटम है तो 2 हो गया मास हाइड्रोजन का, और 16 एटॉमिक मास हो गया ऑक्सीजन का, तो 16 प्लस 2 एटॉमिक मास हो गया वाटर का, फिक्स है 18। अगर आप मोल्स ऑफ H2O निकालना चाहें तो वो होगा मास ऑफ वाटर दैट इज 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ द वाटर। मोल्स कैसे निकालते हैं बच्चों, किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको मोल्स निकालना है, आपने क्लास 9 से सीखा है, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो हमें यहां पर मोल्स निकालने हैं वाटर के, तो वाटर का मोल्स कैसे निकलेगा, मास ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 55.55 मोल्स। ठीक है बच्चों, अब अगर हम मोल्स ऑफ H2S की बात कर रहे हैं, यानी कि NH2S, व्हाट इज N मोल्स H2S, वो दिया हुआ है हमें H2S कितना दिया है 0.195 मोल्स दिया हुआ है। अब हमको निकालना है हेनरी लॉ कांस्टेंट। अब हम अपना न्यूमेरिकल प्रोसीड करते हैं आगे की तरफ। तो
एज पर हेनरीज लॉ क्या पढ़ा हम लोगों ने? P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स H2S. पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इज इक्वल टू के एच मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S. हमें निकालना है बेटा के एच, तो ये हो गया प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S. अब हमें पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकालना होगा। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकालना चाहते हैं तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, मोल्स ऑफ H2S अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मोल्स ऑफ H2S प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S कैसे निकालेंगे बेटा? मोल्स ऑफ H2S हमको मोलैरिटी के फॉर्म में दिया ही था, 195 0.195 प्लस मोल्स ऑफ वाटर हम लोगों ने यहां निकाल लिया जो कि 0.003 के समथिंग आएगा। अगर आप चाहें तो उसको 2 दशमलव तक निकाल सकते हैं। देखते हैं 2 दशमलव तक वैल्यू इसकी आएगी 0.0035। तो ये हमने निकाल लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ द H2S। अब हमें KH निकालना था बेटा, तो KH के लिए प्रेशर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है 0.987 और मोल फ्रैक्शन हमने निकाल लिया 0.0035। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 282 बार। यूनिट ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट बार होती है, इसलिए हमने यहां पर बार लिया है। तो मैं आपको ये फिर से बात समझा दूं कि हमारे पास एक H2S गैस है जिसको क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया गया। उस गैस की सॉल्युबिलिटी पानी में दी हुई है 0.195 मोल्स। तो बच्चों हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर पता है 298 केल्विन और प्रेशर 0.987 बार होता है, तो इससे हमको प्रेशर मिल गया। अब हमें हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला था हेनरी लॉ से P = KH x मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। तो इससे हमने KH की वैल्यू ऐसे सब्स्टिट्यूट करी, प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन। अब हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए मोल्स ऑफ H2S चाहिए और मोल्स ऑफ वाटर चाहिए। तो मोल्स ऑफ H2S तो गिवन है हमको 0.195। यहां पर हमको पता है क्योंकि मास ऑफ वाटर कितना लेना होगा 1000 ग्राम, क्योंकि मोलैरिटी इज व्हाट? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg। तो मास ऑफ वाटर हो गया 1000, मोलर मास ऑफ वाटर हो गया 18, मास अपॉन मोलर मास क्या बना? मोल्स ऑफ वाटर वो है 55.55। तो इसको जब हमने सॉल्व किया हमको मोल फ्रैक्शन मिल गया। अब हमने KH निकालने के लिए प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से डिवाइड किया, तो फाइनली वी गॉट प्रेशर KH दैट इज 282 बार। बच्चों आशा है कि आज आपको हेनरीज लॉ अच्छे से समझ में आया होगा। इसको और अच्छे समझने के लिए मेरे सारे लेक्चर सॉल्यूशन के जरूर आप देखें, और क्लास 11th में मोल कंसेप्ट में मैंने मोल फ्रैक्शन मोल्स को बहुत अच्छे से समझा रखा है। आप चाहें तो उस लेक्चर को भी रेफर कर सकते हैं। बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी वेबसाइट www.unlockscience.in पर विजिट करें और हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। ऑल द बेस्ट।